अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। भारत का पहलगाम ड्रामा भारत के ही गले पड़ गया। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की सलाहियत नाकाबिले कबूल है, अमरीकी महकमा खारजा का बयान। ट्रंप कहते हैं चीन से बातचीत हो रही है, मगर चीन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। मुअम्मा क्या है? फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अहम बयान, हमास इस्राएली यरगमाली रिहा करे। और स्विट्जरलैंड में बढ़ता हुआ हाउसिंग क्राइसिस। भारत का पहलगाम ड्रामा भारत के ही गले पड़ गया। वो जो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, और यही कुछ हुआ भारत के साथ। सबसे पहले भारत के पहलगाम ड्रामे में हलाक करार दिए जाने वाले मियां बीवी की तरफ से वीडियो सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं और हम हलाक नहीं हुए हैं, और भारतीय मीडिया न जाने किस तरीके से कहां से हमारी वीडियोस उठाकर मीडिया पर चला रहा है। हम जिंदा हैं और हमें कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ भारतीय फौजियों की भी वीडियो सामने आ गई हैं। एक तरफ भारतीय फौजियों ने इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय फौजी अपनी ही हुकूमत पर गुस्सा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने का ख्वाब देखने वाले मोदी को उस वक्त हजीमत उठाना पड़ी जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। जैसे ही ये बयान सामने आया कि भारतीय हुकूमत ने सिंतास मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने उसे सख्त और करारा जवाब दिया। और इस जवाब का एक हिस्सा था कि भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया जाए। जैसे ही पाकिस्तानी हदूद बंद की गई, वैसे ही भारतीय एयरलाइंस और भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश कर गई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। फ्लॉप स्क्रिप्ट, नाकाम ड्रामा, भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने ही गले पड़ गया। मोदी खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गया। पाकिस्तान का पानी रोकते रोकते भारतीय मईशत का बहाव ही रोक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात भारतीय मईशत के लिए ही तबाहकुन साबित हुए। भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा धचका। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को रोजाना 20 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। शुमाली अमरीका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए भारतीय तैयारे तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। तवील रूट की वजह से मुसाफिर मुतासिर, परवाजों में ताखीर और अखराजात में इजाफा होगा। भारत के 100 तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश से यौमिया 400 भारतीय परवाजें मुतासिर होंगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से दुबई, अबू धाबी और शारजा जाने वाली परवाजें खास तौर पर मुतासिर हुई। दिल्ली से काबुल जाने वाली परवाजों की मनसूखी ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के रेवेन्यू को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक परवाजों की मनसूखी, इजाफी अखराजात और रेवेन्यू खसारे की मद में एयर इंडिया को 372 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये 6 करोड़ यौमिया नुकसान है। एयर इंडिया सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली भारतीय परवाज है, जिसे इस माह 100 करोड़ का नुकसान हुआ। और अब मुकम्मल फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन के ईंधन की शक्ल में भारतीय सरमाया जलेगा। भारतीय एयरलाइंस का $700 फी किलो लीटर खर्च बढ़ गया है। एयर इंडिगो को 2500 से 3000 किलोग्राम इजाफी ईंधन जलाना पड़ेगा। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों ने जहां भारत की एविएशन इंडस्ट्री को मुतासिर किया है, वहीं भारतीय मईशत के दीगर शोबों पर भी मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। भारत ने वाहगा के रास्ते 2024 में 3886 करोड़ रुपए की तिजारत की थी, जो अब बंद हो गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां से एक बहुत अहम बयान सामने आया है, और ये बयान है अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का एक बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मज़बूत तरीके से जारी हैं और ये कारामद मुज़ाकरात हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो एक मरतबा
मरतबा फिर ओमान में होगा। आपको ये भी हम बताते चलें कि पहला दौर जो है इन मुज़ाकरात का वो ओमान में हुआ था, उसके बाद ये मुज़ाकरात रोम मुंतकिल कर दिए गए थे और अब ये ऐलान सामने आया है कि अगला दौर एक मरतबा फिर ओमान में होगा। इसके अलावा एक और बात जो कही गई वो बड़ी अहम थी, वो ये कि ईरान के पास जो जौहरी हथियार हासिल करने की सलाहियत है वो नाकाबिल कबूल है। इस बात का बरमला इकरार किया है अमरीकी अथॉरिटीज़ की तरफ से। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के मामलात की। अमेरिका और चीन के टैरिफ मामलात हम सबके सामने हैं। अमेरिका ने चीन की मसनूआत पर 245% टैक्स या टैरिफ आयद कर दिया था और उसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स जो है वो 125% तक बढ़ा दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम बयान सामने आया है जिसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है चीन ने। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चीन से बातचीत हो रही है, तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं और टैरिफ पर भी बातचीत हो रही है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, लेकिन इसके जवाब में चीनी वजारत खारजा का बयान, दो टोक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ना ही टैरिफ पर कोई बातचीत हो रही है और ना ही किसी किस्म का कोई मुआहदा हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो बातचीत का रास्ता अपनाए और यकतरफा तौर पर जो अमेरिका ने टैरिफ नाफिज कर दिए हैं उनको कैंसिल करे। ये बयान दिया है चीन की वजारत खारजा ने और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अब बात करते हैं खित्ता फ़लस्तीन की, जहां पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं और हम जानते हैं कि 51,000 से ज़ायद लोग फ़लस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। लेकिन अब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। जी, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने यह कहा है कि हमास को चाहिए कि वो तमाम इसराइली यरगमाली फौरी तौर पर रिहा कर दे, क्योंकि जब तक यरगमाली रिहा नहीं होंगे उस वक्त तक इसराइल को हमलों का बहाना मिलता रहेगा और वो हमले करता रहेगा। लोग मर रहे हैं। उन्होंने हमास से अपील की कि खुदारा हमें माफ़ करो और खुदारा इन लोगों को रिहा करो ताकि हम पर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो। अब इसके जवाब में हमास ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने महमूद अब्बास को जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि इसराइली मज़ालिम का इल्ज़ाम हम पर ना लगाया जाए। इसराइली मज़ालिम जो हैं वो पहले से जारी थे और 7 अक्टूबर के बाद भी जारी हैं, लेकिन ये जो बात महमूद अब्बास ने की है ये हमारे लिए निहायत तौहीन आमेज़ है। अब ये दो अलग अलग तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। एक बयान फ़लस्तीन अथॉरिटी के फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की तरफ से और एक बयान आया है हमास के रहनुमा की तरफ से। वैसे होना तो ये चाहिए कि ये दोनों मिलकर फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद करें, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग पेज पर हैं। भारत के पहलगाम ड्रामे पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज को, जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम, आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस वाक़ये के हवाले से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये भारत पर एक दहशतगर्दी का हमला था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत का ड्रामा था। मैं चाहूँगा कि आप चूँकि दिफाई मामलात को अच्छी तरह समझते हैं और अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से ये बात साफ़ ज़ाहिर है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, कल से ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट टूल है, वो इंडिया की जानिब से जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम टेक्निकल, मिलिट्री और जो ज्योग्राफिकली वहाँ पे जितने एविडेंसेस या उसको रिपोर्टिंग वहाँ पे हो रही है, वो तमाम इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर मैं काउंट करूँ उसको, तो सबसे पहले तो ये कि कहते हैं कि ये 400 किलोमीटर अंदर एक पहलगाम के एक मकाम है, वहाँ फेरी मेडोज हैं, वहाँ पे ये हमला हुआ है। तो 400 किलोमीटर दरअंदाज जाके 7 लाख आर्मी, यानी ये हर 7वें कश्मीरी पे जब एक सोल्जर वहाँ पे इंडियन का तैनात और एक ओपन जेल है, उन सबको क्रॉस करके और फिर श्रीनगर के पास से भी गुजर के जहाँ के उनका मेन गैरेज है ना, उससे मजीद 2 घंटे की मुसाफत पे जाके ये हमला किया है, जो कि इंतहाई जो है वो मायूब बात है। और मैं समझता हूँ कि खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर प्रोपेगेंडा करना ही है तो नैरेटिव तो ठीक बना लें या अपनी कोई जगह तो ठीक सेट कर लें। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 28 वहाँ पे सयाह जो हैं वो कत्ल हुए हैं, हलाक हुए हैं। उनमें से किसी की भी वो लाश दिखाने में नाकाम रहे हैं और इक्का दुक्का की उन्होंने जो इंटरव्यू किया, ये वो फॉर दैट मैटर एक फेक किस्म के लोगों के इंटरव्यू किए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि एक नेवी का ऑफिसर है तो वो भी वहां मारा गया, तो वो नेवी का ऑफिसर जो थोड़ी बात उसकी मिसेस के साथ
वो इंडियन मेन सोशल मीडिया के ऊपर और चैनल्स के ऊपर वो सामने आया और उसने बताया कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारा क्यों नाम लिया जा रहा है। तीसरी अगर आपको देखें तो उसमें जो वहां पे 2 दरअंदाजों को सो कॉल्ड उन्होंने इंडियन मिलिट्री ने उनको मारा है, तो वो कहते हैं कि ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने कार्रवाई की थी। तो अगर उनकी जो लाशें 2 दिखाई गई हैं, तो उन्होंने जनाब अली सफेद कपड़े पहने हुए, उनके जो जूते हैं वो पॉलिश से चमक रहे हैं और उनके ऊपर कोई खून नजर भी नहीं आ रहा। हमारे पास जो ख्वारिजियों को मारा जाता है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी पिक्चर्स हम तमाम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मेन मीडिया के ऊपर कि जो उनकी हालत होती है किसी भी लड़ाई के बाद। तो ये तमाम एक किस्म का सेल्फ जनरेटेड किस्म का एक जो प्रोपेगेंडा जो वो एक फैलाने की कोशिश की गई, जो मैं समझता हूँ इंतहाई भोंडा था। और किसी सूरत भी जो वहाँ के लोकल्स हैं, इवन जो हुर्रियत हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं जो कि मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि पिछले 77 सालों में हमने किसी भी सयाह को कत्ल नहीं किया, चाहे वो जिस मर्जी जो है मजहब से उनका ताल्लुक हो, क्योंकि मकबूजा कश्मीर का मेन इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म है। तो लिहाजा हर क्वार्टर से इवन उनके अब जो अपनी पब्लिक है वो भी खुलकर सामने आ रही है, वो बयानात दे रही है, मेन मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उनकी तनकीद करते हुए नजर आते हैं। अभी कांग्रेस की लीडरशिप बैठी हुई थी उनके मेन मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है कि कम से कम जो प्रोपेगेंडा करना है तो उसकी रैशनैल्स तो इतना इंश्योर कर लें कि जिसमें हमें शर्म ना उठानी पड़े। मैं समझता हूँ जो कोर कमांडर मकबूजा कश्मीर का है, मैं 15 कोर है शायद वहां पे, और उसके जो ऑफिसर्स हैं डाउन टू सेक्शन लेवल, उन सबको शर्म करनी चाहिए कि इस तरह के 2 दहशतगर्द सो कॉल्ड जो है वो पाकिस्तान से जो है वो एलओसी क्रॉस करके 400 किलोमीटर अंदर जाके वो लड़े और उन्होंने मारा और फिर भाग भी गए। तो लिहाजा ये तमाम एक मनगढ़ंत एक हेस्ट में मनाई जाने वाली स्टोरी थी, और ये स्टोरी भी जो इंस्टिगेट हुई है, मैं समझता हूँ कि वो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो ओवरसीज कन्वेंशन के ऊपर बड़ी सॉलिड पोजीशन ली मकबूजा कश्मीर के मुतालिक कि ये कल भी हमारी शहरक था, आज भी शहरक है, आइंदा भी रहेगा, और हमारे ये मकबूजा कश्मीर है, ये हमारा है और इसको हम लेकर आएंगे। जो उन्होंने बड़ी सॉलिड जो स्टेटमेंट दी है, उसने मोदी और उसके जो हवारी हैं, बेसिकली जो आरएसएस के लोग हैं हिंदुत्व के, उनको इंस्टिगेट किया, और उन्होंने हैप्पीजेड मैनर में मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन जो इम्पोज किया कि वो अपने जो वहाँ की मिलिट्री क़यादत है कि आप इस तरह की पोजीशन लें ताकि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके, और जो दुनिया में जो एक कश्मीर का मुद्दा जो बैठ गया था, मैं समझता हूँ इंडिया की इस हरकत से वो दोबारा से रीअलाइव हो गया। तो ये इस ऑल लूज लूज सिचुएशन फॉर द इंडियंस, और मैं समझता हूँ कि दुनिया बेहतरीन तौर पे देख रही है, इंडिया इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी, कि ये बीजेपी की खास करके और मोदी की भी जो खास करके ये शिकस्त फाश है। जी। और सर इन वाक़यात की जो टाइमिंग है वो भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात भारत में जब भी होते हैं कोई ना कोई हाई प्रोफाइल विज़िट हो रहा होता है। अब जैसे इस मरतबा हमने देखा कि जेडी वेंस का विज़िट, जो यूएस का नायब वज़ीर आज़म है, उसका विज़िट इंडिया का, और मोदी जो है वो सऊदी अरब में था, वहाँ से वापस आया, तो ये टाइमिंग भी बड़ी अहम है। देखिए, जब भी कोई इवेंट इंडिया इस तरह करते, से पहले सन 2000 के अंदर जो सिंहपुरा था उसमें 38 सिखों को जो कत्ल किया गया था, उसको प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट कर रहे थे इंडिया का। अब उसमें तमाम इंटरनेशनल मीडिया खास करके ऐसे हाई प्रोफाइल विजिट के ऊपर एक्टिव होता है, वो इंडिया में आता भी है, किसी मुल्क में आता है जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा होता है। तो इंडिया ने बेसिकली इस टाइम फ्रेम को, चूंकि उसके पास टाइम कम था, चीफ आर्मी साहब की स्टेटमेंट से लेकर, और ये जो वेंस साहब आए हैं वहां पे जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके आने में दिन ही इतने कम थे कि एक हेस्ट में प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की ताकि कोई इंटरनेशनल जो मीडिया उस दौरे को कवर कर रहा था, वो इस सो कॉल्ड दरअंदाजों का जो एक हमला है उसको भी उतनी वेटेज दे ताकि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके। तो ये उन्होंने टाइमिंग्स इसको हमेशा इसी तरह से हिंदू जो है वो प्लान करता है, स्पेशली मोदी, लेकिन मेरा ख्याल है इस दफा उसके अपने ही जो है वो मुंह पे ये मौका पड़ा जो पाकिस्तान को वो हिट करना चाह रहा था। और फाइनली सर ये भी बताइएगा कि अब ये जो भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि सिंध-तास मुआहिदा जो है वो भारत ने एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया है, हालांकि लीगली तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है क़वानीन जो है उसके हवाले से तो भारत ने इससे पहले भी कभी परवाह नहीं की क़वानीन की, और अब भी नहीं करता। तो ये मुआहिदा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा अहम बयान जारी हुआ है कि ये मुआहिदा ख़त्म करना और पाकिस्तान का पानी रोकना, ये अगर भारत ने किया तो फिर हम इसको जो है वो जंगी मामला तस्वुर करेंगे और इसे एक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। तो अब ये मामला आप कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स अगला वो क्या होना चाहिए? देखिए, सिंध तास मुआहिदा
65 سال سے 65 ایئرز ہو گئے ہیں. سن 1965 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, کارگل وار ہو, ایل او سی پہ ہماری اسکرمشز ہوں, یہ کبھی بھی سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا, کیونکہ پانی کا بہاؤ جو اپر اسٹریم کے 3 دریا ہیں وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے پاس آئے تھے. تو شاید یہ ایک اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک نیریٹو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں 20 ارب ملین کیوبک ملین پانی آتا ہے پہاڑوں کی جانب سے, جس میں سے ابھی جو اس کے پاس ڈیم ہے وہ 4 بلین کیوبک میٹر کے, اور باقی 16 بلین کیوبک میٹر جو ہے اس نے بہرحال پاکستان کی طرف آنا ہے. لیکن اس کا بہاؤ جو ہے وہ انڈیا روک نہیں سکتا ہے. اس نے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے جو انتہا پسند ہندو ہیں اس نے شاید یہ نیریٹو بنایا. ناؤ پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, انڈیا کو مزید اس قسم کے جو حرکتیں کرنے سے روکنے کے لیے بڑا ٹھوس اس نے ایک پوزیشن لی ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے, اعلان جنگ ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر پانی روکا گیا تو 25 کروڑ کی پاکستانی آبادی ہے کہ جس کا پانی لائف لائن ہے, تو پھر ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک اس کے تمام فل اسپیکٹرم آپشنز جو ہیں وہ ریسپانس جنریٹ کریں گے. اب یہ فل اسپیکٹرم میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ آپ کی پولیٹیکل بائلیٹرل ایفرٹس, آپ کی ڈپلومیٹک کور کی ایفرٹس, اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو کنونشنل ایفرٹس, اور اگر اسکلیٹ کرتی ہے سچویشن تو پھر ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن سے لے کے ایک بڑے نیوکلیر ویپن تک کی آپشن موجود ہے. لیکن ایز اے ریسپانسبل نیوکلیر ویپن اسٹیٹ سگنلنگ ضرور کی گئی ہے, جس میں ورڈ یوز کیا گیا ہے فل اسپیکٹرم, لیکن کوئی ارریسپانسبل ارریشنل ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی گئی, کیونکہ ماضی کے اندر بھی پاکستان ریشنلٹی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, اب بھی نہیں چھوڑا ہے. لیکن آئی اسٹرانگلی بلیو, مجھے یقین ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ رائٹ ایئرز پر اور رائٹ کوارٹرز تک, چاہے وہ ریجنل لیول پہ ہو یا بیونڈ ریجنل لیول ہو, یہ میسج سگنلنگ پہنچ چکی ہے. تو لہٰذا جو مین ایکٹرز ہیں, گلوبل پاورز ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے, اسپیشلی یونائٹڈ نیشن اور اس کی سیکورٹی کونسل, اس کو انڈین جو پرائم منسٹر مودی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو سیریس لینا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ جب 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ایون سگنلنگ سے بڑھ کے آگے جاتی ہے تو پھر جو کانفلکٹ ہے اس کو اسپائرل اپ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو لہٰذا کشمیر پہلے بھی ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ تھا ساؤتھ ایشیا کے لیے خاص کر کے, اور دنیا کے لیے عام طور پر اب دوبارہ پروو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ نے اور جو مودی کا ہسٹیرک ایک وار ہسٹیریا جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہیں, تو اس سے جو مقبوضہ کشمیر کی ایک لیگل ویلیو ڈورمنٹ ہوتی چلی جا رہی تھی, اس کو ایک نئی جلا ملی ہے, ایک نئی زندگی ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلی سیکورٹی کونسل کہ جس نے قراردادیں جو ہے اس کو منظور کر رکھی ہیں, وہ اس کے اوپر اپنا رول ادا کرے. وہاں کے جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں جو پچھلے 77 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, اپنی جانیں قربان کریں, ان کو حق رائے دہی دیں تاکہ جنوبی ایشیا کا خطہ یہاں پہ امن قائم ہو. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کا امن باقی دنیا کے امن کی ضمانت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے انتہائی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. کبھی جنگ کی طرف ہماری آپشن نہیں ہے, لیکن اگر جنگ کی طرف 2019 کی طرح مودی آپٹ کرتا ہے تو پہلے ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا, اور اب میں کہتا ہوں کہ اب چائے کے ساتھ ساتھ اس کو پیٹیز اور بسکٹ بھی کھلائیں گے. اور جو پہلے صرف عزت حصے میں آئی تھی اسکواڈرن لیڈر صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان صاحب کے حق میں, ان کو عزت ملی تھی جب انہوں نے انڈیا کا SU-30 اور یہ MiG-21 گرایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باقی ایئر فورس پائلٹس وہ بھی اس عزت ملنے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. انڈیا کو ایفرٹ کرنے دیں, اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ مزید منہ کی کھائیں گے. جہاں تک زمینی جنگ اور نیول جنگ کا تعلق ہے, ہماری اسٹریٹجیز, ہماری کانٹینجنسی پلاننگ آلریڈی انٹیکٹڈ ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں چیف آرمی اسٹاف کے جو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں کے جو ہمارے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی ہیں, جو کہ تینوں افواج کی ڈپلائمنٹ کے ذمہ دار ہیں. تو یہ تمام نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو اٹینڈنس تھی, یہ بہرحال یہ ضرور دکھاتی ہے کہ جب پولیٹیکل ایفرٹس اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کی جائیں گی, اس کے پیرلل میں تمام مسلح افواج اپنی اپنی کانٹینجنسی کے حساب سے تیار رہیں گی. تمام کانٹینجنسیز کو ایڈریس ریسپانس جنریٹ کرنے کے لیے ہم وقت اپنے ویپنز کو تیار کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو اس کانفلکٹ کو, ابھرتے ہوئے کانفلکٹ کو ریزالو کیا جانا چاہیے, چاہے بائیلیٹرلی چاہے ملٹی لیٹرلی, کیونکہ جنوبی ایشیا کا امن دنیا کے امن کی ضمانت ہے.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी पहलगाम ड्रामे पर। आपको अब लेकर चलते हैं प्रोग्राम में स्विट्जरलैंड की तरफ, जहां पर एक हाउसिंग क्राइसिस जन्म ले रहा है। घरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, किराए बढ़ रहे हैं और लोग शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अफोर्डेबिलिटी में घर नहीं है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्विट्जरलैंड से हमारे नुमाइंदे इमरान मुजम्मिल। उनसे हम इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड में ये जो आबादी में हालिया इजाफा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं इनका क्या किरदार है इसमें? जी बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड को इस वक्त अपनी बढ़ती हुई आबादी, कम होते रिहायशी मकानात, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी जैसे अहम तरीन चैलेंजेस का सामना है। इन तमाम चैलेंजेस में सबसे अहम चैलेंज स्विट्ज़रलैंड को इस वक्त अपनी बढ़ती हुई आबादी का दरपेश है। स्विट्ज़रलैंड की आबादी इस वक्त 9 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ निशानदही कर रही है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे अहम और बुनियादी वजह इमिग्रेशन है। यूक्रेन, रशिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान की जंगों के दौरान मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने स्विट्ज़रलैंड में क़याम की दरख्वास्तें जमा करवाई थीं। स्विस फेडरल स्टैटिस्टिक बोर्ड के मुताबिक यूक्रेन से आने वाले मुहाजिरीन की तादाद लगभग 1 लाख के करीब थी, जिसमें 69,000 अफराद को स्विस रिहायशी इजाज़तनामे जारी किए गए थे। स्विट्ज़रलैंड की तारीख़ में ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन तस्वर की जा रही है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ादाना नक़्ल व हरकत का मुआहदा भी है। उसके तहत बेशतर यूरोपीय ममालिक अफराद भी स्विट्ज़रलैंड में क़याम पज़ीर हैं, जिसमें ख़ुसूसन जर्मनी, फ़्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक शामिल हैं। ये ममालिक भी स्विट्ज़रलैंड की आबादी में इजाफे का एक बहुत बड़ा सबब हैं। 2023 और 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की आबादी में हर साल 1,42,000 अफराद का इजाफा हो रहा है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ निशानदही कर रही है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन जो है वो किस तरीके से हाउसिंग मार्केट को मुतासिर कर रही है, और अगर हम घरों की कीमतों की बात करें, किरायों की बात करें, तो उनमें कितना इजाफा देखने में आया है? स्विट्ज़रलैंड के बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर जिसमें ज्यूरिख, जिनेव, बेर्न, लोजान, ज़ूग और लुज़र्न शामिल हैं, वहाँ पर भी इस आबादी के इजाफे का नुमायाँ असर दिखाई दे रहा है। अगर हम स्पेसिफ़िकली ज्यूरिख की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का तजारती हब भी कहलाता है और एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट है। ज्यूरिख शहर में मकानात का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और यहाँ पर मकानात के किरायों की कीमतों में भी 3.5 से 8.5 तक इजाफा देखने को आ रहा है। ज़ेरे तमीर मकानात पहले से बुक हो चुके हैं और उनके किरायों में भी 8.5 तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा इस आबादी के इजाफे का जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो बढ़ती हुई एनर्जी प्राइसेस हैं। स्विट्ज़रलैंड अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक पर डिपेंड करता है और इस आबादी के इजाफे के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड को मज़ीद एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो स्विट्ज़रलैंड की कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है। जो स्विट्ज़रलैंड के मुकामी लोग हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है कि इतना ज़्यादा इजाफा वो कैसे जो है वो इसको बर्दाश्त करेंगे। स्विट्ज़रलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है और दुनिया में इसको महंगा तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है, लेकिन इस आबादी के इजाफे के साथ इसकी महंगाई में मज़ीद इजाफा देखने को आ रहा है। और जो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत है वो इस मसले को हल करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? जी, स्विट्ज़रलैंड इस हवाले से इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अपनी जो रिहायशी मनसूबों के फ्रेमवर्क में काफ़ी तब्दीलियाँ ला रही है और 30 ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे जो यहाँ मुकामी लोग हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनको बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फ़राहम की जा सकें। इस हवाले से सबसे अहम और बुनियादी कदम जो है वो उठाया गया है। उसमें स्विस गवर्नमेंट ने खुद 15 से 20% जो है वो रिहायशी मनसूबों में सरमायाकारी कर चुकी है और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी दावत दी जा रही है कि वो रिहायशी मनसूबों में सरमायाकारी करें ताकि हम जो तारकीन वतन हैं, जो मुकामी लोग हैं, उनको बेहतरीन और रिहायशी सहूलियात फ़राहम कर सकें। स्विट्ज़रलैंड का शुमार एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर भी होता है और स्विट्ज़रलैंड अपनी जो टूरिज़म इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ऐसे कई इक़दामात कर रही है। उनमें सबसे अहम इक़दाम जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र करना और शहरों से जो आबादी का दबाव कम करने के लिए जो है इक़दामात उठा रही है ताकि शहरों की खूबसूरती को भी बरकरार रखा जा सके और स्विट्ज़रलैंड की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें उसको भी मज़ीद बढ़ाया जा सके। तो अब ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इनके नतीजे में क्या ऐसा लग रहा है कि घरों की कीमतें और जो किराए हैं वो अनकरीब कुछ कम हो पाएंगे? मुस्तक़बिल करीब में मकानात के किरायों में कमी का इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह महदूद सप्लाई और बढ़ती हुई आबादी
کو دیکھتے ہوئے بہت کم امکان نظر آتا ہے کہ مستقبل میں سوئٹزرلینڈ کے مکانات کے کرایوں میں کمی ہو، حتیٰ کہ سوئس نیشنل بینک نے اپنی شرح سود میں 0.5% کی کمی بھی کی ہے تاکہ مکانات کے کرایوں میں کمی لائی جا سکے۔ باوجود اس کے لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس شرح سود کے کم ہونے سے مکانات کے کرایوں میں کمی آ سکے۔ بہرحال اس حوالے سے سوئس گورنمنٹ جو ہے وہ اس سال 39,000 نئے مکانات کی تعمیر کر رہی ہے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو روکا جا سکے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے بسایا جا سکے۔ سوئٹزرلینڈ اپنی جو ٹورسٹ انڈسٹری کو بہت سیریس لے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ اپنی اس خوبصورتی کو بھی برقرار رکھ سکے اور سوئٹزرلینڈ کے اور جو غیر ملکی ہیں جو ٹورسٹ ہیں ان کی اٹریکشن کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، عمران مزمل ہمارے ساتھ تھے اور سوئٹزرلینڈ ہاؤسنگ کرائسس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آپ کو لے کر چلتے ہیں فلمی دنیا کی طرف اور بات کرتے ہیں پاکستانی فلموں میں انٹرنیشنل انویسٹرز کی دلچسپی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مشہود قادری جو کہ فلم پروڈیوسر ہیں، اور عید پر ان کی ایک فلم بھی ریلیز ہوئی جس کا نام ہے کلفی، اور اس فلم کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں اگر فلم بنانا چاہیں تو انہیں کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ظہیر نصیب بھائی۔ ڈاکٹر مشہود صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر ہم اسی سے آغاز کریں کہ پاکستانی فلمز کی جو مارکیٹ ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے کتنی زیادہ اٹریکٹیو ہے، اور اٹریکٹیو ہے بھی یا نہیں ہے؟ ابھی فی الحال تو جغرافیہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی فورن انویسٹر آ کے انویسٹ کرتا ہے تو کوئی ایسی وائبلٹی یا کوئی سکسیس ریٹ ہو کسی فلم بنانے والوں کا تو پھر انویسٹر اس میں بہت خوشی سے انویسٹ کریں گے، کیونکہ پاکستانی جہاں پر بھی ہوتے ہیں پاکستانی رہتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری اسکرین کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، ہمارے جو ٹکٹس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں، بہت مہنگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی تھیٹر والے پیسے اس پہ بنا رہے ہیں یا بہت زیادہ، کیونکہ ان کا خود کا جو ہے کٹ تھروٹ چل رہا ہے، زیادہ ان کی آمدنی نہیں ہو پاتی۔ تو ان حالات میں انٹرنیشنلی کسی کو کنونس کرنا کہ وہ آ کے انویسٹ کرے، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں جب میں نے انویسٹ کیا تھا تو اس وقت ڈالر تھا 100 روپے کا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کتنے کا۔ تو فلم شروع ہونے سے پہلے ہی میں 300% لو تھا اینی ریٹرن انٹرنیشنلی۔ تو ان حالات میں جب تک کہ سب سے پہلے حکومت ہماری مدد کرے، سبسڈی دے، بہت سارے ممالک ہیں جن کی لمبی فہرست ہے جو ٹیکس بریکٹ بھی دیتے ہیں، ریبیٹ بھی دیتے ہیں، فنڈنگ بھی دیتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں حکومت کا کسی بھی فلم میکر یا اس کو پروڈیوسر کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے۔ دوسرا پھر ہمارے یہاں فلم انڈسٹری نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جو نام کے ادارے ہیں وہ بالکل نام کے ہی ہیں، تو وہ وہاں سے بھی ہم کو کوئی کسی قسم کی مدد نہیں ملتی۔ تو ان حالات میں بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، بہت اپ ہل بیٹل ہے۔ اس کو مشکل ہے میرے لیے یہ کہنا، یا میرے لیے شاید اخلاقی طور پہ غلط ہوگا کہ میں کسی کو انکریج کروں کہ وہ ایسا کرے، انلیس کہ کسی کے پاس بہت اچھی ٹیم ہو جو ایسا کام کر سکے، جو کم بجٹ میں کوئی بہت بڑا معجزہ کر دے کہ کوئی ایسی فلم بنا دے۔ کیونکہ ہمارے جو بینیے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اب جب سے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آیا ہے ان کی نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے میرے پاس۔ اچھا، اب چونکہ او ٹی ٹی کا پلیٹ فارم کا ذکر آیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا سکیں کہ ہماری جو پروڈکشنز ہیں ان کی کوالٹی، کیا وہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی جو کوالٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس پر پورا اترتی ہے یا نہیں، اور اگر اترتی ہے تو ہمیں اپنا جو کام ہے وہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر نظر کیوں نہیں آتا؟ او ٹی ٹی کا پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل پروجیکٹس چلتے ہیں۔ ہندوستان کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے مگر نیٹ فلکس پہ فیلڈ ہیں، مائنس میں، لاس میں ہے نیٹ فلکس، کیونکہ وہاں پر بھی اتنی اچھی اتنا اچھا معیار، اتنا اچھا انسٹیٹیوشن، مگر وہ اس محور میں نہیں جا پا رہے جہاں پر کہ کوئی فرانس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص، سعودی عرب میں بیٹھا ہوا شخص،
یا ایران میں بیٹھا ہوا, شاید دنیا کے کسی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا, اس کو یہ کہے ہاں اس سے وہ ریلیٹ کر سکے. تو وہ جو کمیونٹی نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا, گلوبل نوسٹیلجیا جسے کہتے ہیں آج کل فلم میکنگ کے اندر, کسی بھی پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے جو کہ دنیا جس کو ریلیٹ کر سکے. نہ کہ وہ میری فلم تھی ساون, پولیو کا ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا, اسی لیے اس کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے اس کو شہرت ملی. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو فلمیں بنتی ہیں, میں نیٹ فلکس پہ ایک فلم لے کر گیا, نہ میں فلم کا نام بتاؤں گا نہ میں یہ بتاؤں گا میں نے کس سے کری. جب میں لے کر گیا تو بچی تھی, میرے خیال سے چھوٹی لڑکی تھی, 26-27 سال کی, ان کی وینڈر تھی OTT پلیٹ فارم کی, نیٹ فلکس اور امیزون کی. اس نے کہا آپ کی فلم کی کیمرہ ہل رہا ہے, فلم میں آدھے وقت کیمرہ آپ کا ہل رہا ہے ماشاءاللہ سے. دوسرا, آپ کے یہاں کلر گریڈنگ کے اوپر جو ہے 4 ویرائٹیز آئی ہوئی ہیں بغیر کسی ایک ہوتا ہے سنک کرتے ہیں جب آپ کوئی فلم بناتے ہیں, تو اگر جیسے میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس کی ایک لائٹنگ درکار ہے. اب اگر میں اور آپ باہر بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک الگ لائٹنگ درکار ہے, اور اگر کوئی ایموشنل سین ہو رہا ہے تو اس کی لائٹنگ الگ ہے. تو اس سے بھی ہم بری الزامہ تھے, بالکل فارغ تھے اس پہ, جس طرح چاہا جو چاہا لائٹ اس میں ڈال دی. پھر کیمرے کے اینگل غلط. چوتھی چیز یہ کہ جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آج کل جو OTT کے اندر ڈائلاگ ڈیلیوری, آج سے 30 سال پہلے ہندوستان کے اندر جب فلمیں 3 گھنٹے کی بنتی تھی, اس میں جتنے ڈائلاگز ہوتے تھے, یہ بات آپ آرام سے کسی باوثوق ذرائع سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, اب 2 گھنٹے کی فلم کے اندر اس سے زیادہ ڈائلاگز ہوتے ہیں. سپیڈ بڑھ گئی نا. ابھی وہ جو دلیپ کمار کا وہ سارے جو جیسچر تھے وہ سارے ہٹ گئے. ابھی شاہ رخ خان, عامر خان, سلمان خان, دے آر آلسو گیٹنگ آبسولیٹ. ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے ہر فلم میکنگ کا, تو ہم اس سے بھی بری الزامہ ہے. ہمارے ایکٹرز ابھی بھی اسی سکوت میں ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کبھی کسی وقت ان کی سٹار ویلی ہوئی تھی, وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو اٹس اے نیم آف این ایوولوشن. فلم میکنگ از the name of an evolution. آج کے بچے آپ کے, چاہے وہ ملینیم بھی, اب تو الفا اور کون سی جنریشن آ گئی, ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم نہیں کر پاتے. اچھا, آپ کی جو فلم تھی کلفی, اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی لاگت, اگر آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں تو اس کی لاگت کتنی تھی, اور کیا یہ جو آپ نے فلم بنانے کا سودا کیا, کیا یہ پروفیٹیبل سودا رہا؟ بڑا مشکل اور بڑا ایک, اس کے اندر مجھے بڑی ثقیل اردو بولنی پڑے گی تاکہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سینسر کر دوں. ایک تو یہ ہوا کہ جب ہم نے شروع کری اس وقت تعداد تھی 124 اسکرین کی, ابھی 54 اسکرین رہ گئی جب فلم آئی. پھر تعطل کا شکار ہوئی کووڈ سے, اور مختلف وجوہات کی وجہ سے فلم جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی. تو جب آپ کی فلم تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو ہر روز, ہر گھنٹے, ہر منٹ پروڈیوسر کی جان پر جو ہے وہ تلواریں چل رہی ہوتی ہیں. پھر بہت سارے اس میں ہم نے سین ری شوٹ بھی کیے, وہ بھی وجوہات تھیں. پھر ہم نے اس کو ایڈٹ بھی 1 سے 2 دفعہ کرایا, کیونکہ ہم سین کی اوپننگ اور اینڈنگ ہوتی ہے نا, وہ اس کو جوڑنے میں بہت طویل عرصہ درکار ہوا. تو شاید ہم اتنا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میری لاگت اس کلفی پہ لگی, اتنی لاگت کے اندر میں بغیر کسی تجاوز کے آرام سے بہت اچھی بلاک بسٹر 4 فلمیں بنا سکتا تھا. تجربہ تھا فلم کے اندر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے اتنا خرچہ کیا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا, ایسا کسی کے پاس کوئی سائنس نہیں. ہاں, اب AI آ گئی ہے تو وہ بتا سکتی ہے کہ جی آپ کے دیکھنے والے بین جو ہیں ان کو کس طرح کی کیسی فلم پسند آئے گی, اور اس کا انفلکس کتنا ہوگا, دیکھنے کی رجحان کتنا ہوگا. تو نقصان ہوا, لیکن اس کی وجوہات ہیں. اگر میں وجوہات نہ بتاؤں تو مشکل ہو جائے گی بات, کہ جب آپ 19 انٹرنیشنل فلمیں لے کر آ جائیں آپ, اور آپ کے پاس 54 اسکرینز ہوں, اور تو آپ کی فلم جو کہ برونز میڈل دے رہی ہے, اگر ہم نے جتنا بھی پیسہ لگایا باقی گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو ہم ان سے کس طرح اس دوڑ میں مقابلہ کر سکیں گے. تو یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے اگین حکومتی ان عوامل کا جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ اور ممالک کے اندر سب سے پہلے مائی کنٹری اور می کنٹری اینڈ آئی کنٹری ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا, میں ہرگز نیشنلسٹ بات نہیں کر رہا, میں پیٹریوٹک بات کر رہا ہوں, اگر فرق پتا ہو تو میں ایک لیول پہ کہ جہاں پر ہم اپنی چیزوں کو فروغ دیں, تو وہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. ورنہ ہماری فلم
अभी तक जो 3 हफ्ते चली उसके अंदर 2 हफ्ते तो इट वाज ऑल वेरी सक्सेसफुल। अब जाहिर है कि वहाँ पे लोगों के पास वक्त नहीं है, फिर दूसरों के पास ऑल्टरनेटिव ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो वो उसकी सक्सेस जो होती है फिर महदूद हो जाती है। हाँ, अगर हमारी फिल्म 4-5 फिल्में या 6-8 फिल्में होती, आप लेकर आते इंटरनेशनल 2 से 3 लेकर आते, सब कुछ तनासुब होता कि जी हमारी 5 फिल्में पाकिस्तान की हैं तो 3 फिल्में हम बाहर की ला रहे हैं, इसके अलावा हम किसी को परमिशन नहीं देंगे, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मशहूद कादरी हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे, फिल्म प्रोड्यूसर, और बात हो रही थी पाकिस्तानी फिल्म्स की प्रोडक्शंस में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी की। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।